जय हिंद बच्चों। आज हम मेडिवल हिस्ट्री के सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, जहाँ से आज हमारा फर्स्ट चैप्टर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। दिल्ली सल्तनत आज से लगभग 800 साल पहले की कहानी है, जहाँ पे हमें उस टाइम का दिल्ली कुछ इस तरीके का देखने को मिलता था कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़े मार्केट देखने को मिल जाते थे, बहुत बड़े बड़े मोनूमेंट्स, कुतुब मीनार के साथ बहुत बड़ी जो मिलिट्री है, यह सब उस टाइम के दिल्ली सल्तनत के पावर को दिखा रहे थे। इस तरीके से यह दिल्ली सल्तनत अपने पावर को लेकर पूरे वर्ल्ड में अपना एक नाम बटोर रहा था। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली तो एक लोकेशन हो गया। सल्तनत यह जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1526 तक का टाइम पीरियड था। सल्तनत जहाँ पर सुल्तान रूल करते हैं, सुल्तान इस्लामिक जो रूलर होते हैं उनको सुल्तान बोला जाता है, और इस्लामिक रूलर दिल्ली में रूल करना स्टार्ट कर दिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि दिल्ली पर ही क्यों रूल करना स्टार्ट कर दिया गया और इतने लंबे टाइम तक के लिए। तो दिल्ली पर रूल करने के पीछे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं। जैसे अगर आप दिल्ली का मैप देख पा रहे हैं, तो एक और मैप देखेंगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा कि दिल्ली पर ही लगभग 300 साल तक यह इस्लामिक रूलर ने क्यों रूल किया था। तो फर्स्ट रीजन देखिए, जहाँ पे आपको जब दिल्ली देखने को मिल रहा है, दिल्ली ऐसे लोकेशन पर है कि यह टोटल नॉर्थ इंडिया का एक सेंट्रल पार्ट है। अब नॉर्थ इंडिया का सेंट्रल पार्ट है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में इस तरीके से ईजिली सेंटर वाले पार्ट से कंट्रोल किया जा सकता था। मतलब जैसे राजस्थान को कंट्रोल किया जा सकता था, नॉर्थ के पार्ट को, या जो जैसे यूपी मध्य प्रदेश के आज वाले जो रीजन है, इन सारे रीजन को इजीली कंट्रोल किया जा सकता था। तो इसलिए इस्लामिक रूलर्स, जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे, वह लोग दिल्ली को प्रेफर करते हैं। यह तो जोग्राफिकल रीजन हो गया। जोग्राफिकल रीजन के बाद कुछ जैसे हम लोगों को इकोनॉमिकल रीजन भी समझना होगा, दिल्ली क्यों इम्पोर्टेंट था। तो दिल्ली, अगर आप मैप देखेंगे तो दिल्ली के मैप में हमें देखने को मिलता है कि जैसे यह एक बहुत सारे ट्रेड रूट को कनेक्ट करता था। दिल्ली बहुत सारे जो ट्रेड रूट है उसको कनेक्ट करता था। ट्रेड कनेक्ट करने की वजह से जो ट्रेड करने के लिए जो एक जगह से जो ट्रेडर्स दूसरे जगह सामान लेकर जाते थे, वह सब दिल्ली के रास्ते से जाते थे, और दिल्ली को यहाँ से रेवेन्यू मिलता था। शिप के थ्रू भी कुछ लोग अगर जाते थे, जैसे रोड है, रोड से जा रहे हैं या फिर शिप के थ्रू जा रहे हैं, तो वहाँ से उसका सबका जो सेंटर लोकेशन था वो दिल्ली था। दिल्ली को वहाँ से रेवेन्यू मिल जाता था। तो इस तरीके से दिल्ली पर लोग रूल करना स्टार्ट कर दिए। थर्ड रीजन सिक्योरिटी पर्पज। सिक्योरिटी पर्पज में एक साइड में आपको यहाँ पर अरावली रेंजेस देखने को मिल जाएंगे, और एक तरफ आपको रिवर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको रिवर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे अरावली रेंजेस है, तो एक किसी भी जो इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स के लिए इस लोकेशन पर आकर अटैक करना इस तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता था। तो कुछ रीजन जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, जैसे सिक्योरिटी पर्पज, जैसे जोग्राफिकल रीजन या इकोनॉमिकल रीजन, इन सारे फैक्टर्स की वजह से दिल्ली पर हमारे जो सल्तनत के जो रूलर्स थे वह लोग रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली पे जो सल्तनत के जो रूलर्स ने, जो उन्होंने रूल किया था, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स ने रूल किया, जिनका जो टाइम पीरियड था 1206 से 1290 तक का टाइम पीरियड स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश बोलते हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्लेव डायनेस्टी को ही डिटेलिंग के साथ कवर करेंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे, फर्स्ट नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और बलबन। यह 4 लोगों की स्टोरी को आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो कुतुबुद्दीन स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा वो 1206 से 90 तक का। इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स रहते हैं, इम्पॉर्टेंट रूलर्स में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट नाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके बाद
खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक के टाइम पीरियड पे खिलजी डायनेस्टी के लोग रूल करते हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का नाम आता है। अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसीज़, मार्केट रिफॉर्म, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ये 1320 से 1414 तक रूल करते हैं। सबसे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ये लोग रूल करते हैं। इसके बाद सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक ये लोग रूल करते हैं, इसमें सैयद खिज्र खान का नाम आता है। और लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, ये लोगों का नाम आता है, जो लोग 1451 से 1526 तक रूल करते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव एक जो टर्म है, स्लेव का मतलब गुलाम होता है। तो इन्हीं गुलाम वंश के लोगों ने रूल करना इंडिया पे स्टार्ट कर दिया 1206 से 1290 के टाइम पीरियड पे। इसी टॉपिक को हम लोगों को डिटेल में आज समझना है। यह जो लोकेशन आपको जो देखने को मिल रहा है, इस लोकेशन में जैसे अफगानिस्तान हो गया, पर्सिया हो गया, तेहरान हो गया, ये सब जो टर्किश जो रीजन है, वहाँ से ये जो रूलर थे वो लोग इंडिया के दिल्ली रीजन से वो लोग वहाँ से आते हैं और इंडिया में दिल्ली में रह करके पूरे नॉर्थ इंडिया पे ये लोग रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये स्लेव कैसे बने थे, फर्स्ट हमें यह समझना है। और सेकंड नंबर पे हमें यह समझना है कि ये इंडिया कैसे आए थे। तो जैसे जब कभी वॉर होता था एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री में, तो जो हार जाते थे उनके जो भी नौकर होते थे या जो गरीब घरों से जो बच्चे आते थे, जो गरीब घरों के जो बच्चे होते थे, जो कभी अगर वॉर हुआ, वॉर में जो लड़के अगर हार गए, ये सारे लोगों को बंदी बना लिया जाता था। और इन लोगों को से जो जीतते थे वो अपने तरीके से काम कराते थे, उन लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। वही जो मुस्लिम रूलर्स होते थे उन्हीं गुलामों को, उन्हीं स्लेव्स को कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, वॉरफेयर हो गया। वॉरफेयर का मतलब वॉर लड़ने के या युद्ध लड़ने की जो कला होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन होता है। और इस्लामिक एजुकेशन, इस तरीके से वो जो रूलर थे जो गुलामों को खरीदते थे उनको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से वही लोग अपने पावर का इस तरीके से यूज किए कि जो पहले स्लेव थे वह स्लेव से फिर सुल्तान बन जाते हैं। यह हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यह लोग इंडिया कैसे आए थे? एक टर्किश सुल्तान जिनका नाम मोहम्मद अब घोर या मोहम्मद गौरी बोलते हैं, मोहम्मद गौरी इंडिया पे अटैक करते हैं। इनका पर्पस था इंडिया के जो भी वेल्थ है, ऐसे इंडिया के सारे वेल्थ को, इंडिया के सारे रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में कर लेना। इसी के लिए यह इंडिया आते हैं। इंडिया पे इन्होंने अटैक किया और इंडिया पे अटैक करने के बाद वापस से अपने रीजन चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तुतमिश हो गए और जैसे बलबन हो गए। इन लोगों को अपॉइंट कर दिया गया था इंडिया के रूल को देखने के लिए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ आए। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हो रहा था। यह सेंट्रल एशिया का रीजन है जहाँ पर यह मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक है। इस तरीके से मार्केट में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को परचेज किया था क्योंकि यह स्लेव थे। अब इनकी स्टार्टिंग से अर्ली लाइफ से लेकर हम लोग लास्ट तक की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनका जन्म सेंट्रल एशिया में हुआ। यह स्लेव थे और इनको बार बार बेचा जा रहा था। कुछ टाइम के बाद में इनको मोहम्मद गौरी परचेज कर लेते हैं। इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग में और ब्रेव वॉरियर के तरीके से वॉर लड़ने के लिए इनको ट्रेनिंग दिया गया। जब इनको ट्रेनिंग दिया गया तो इस तरीके से ये टैलेंटेड बच्चा एक कुछ टाइम के बाद में ही गौरी के बहुत ही ट्रस्टेड कमांडर, मिलिट्री कमांडर बन जाते हैं। अब मिलिट्री कमांडर बन गए तो इस तरीके से जब मोहम्मद गौरी इंडिया अटैक करते हैं इंडिया के वेल्थ के लिए,
तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को भी साथ ले आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को साथ लेते हैं। यहाँ पे देखने को मिलता है मोहम्मद गौरी, यहाँ पे एक स्पेलिंग थोड़ा एरर हो गया है, मोहम्मद चोरी नहीं होगा, मोहम्मद गौरी होगा। मोहम्मद गौरी का डेथ हो जाता है 1206 में। अब जब मोहम्मद गौरी का जब डेथ हो गया तो उनके साथ में जो उनके जो गुलाम थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया पे रूल करने लगे। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और वो फर्स्ट सुल्तान बन जाते हैं या फर्स्ट रूलर बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। इन्होंने इनको एक नाम से बोला जाता है जिसको बोलते हैं लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब कि जैसे यह लोगों को बहुत पैसे में मदद करते थे, लोगों को पैसे गिव कर देते थे, इस वजह से इनको लाख बख्श करके बोला गया हुआ है। इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स बनवाया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। जैसे इन्होंने सबसे पहले कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किया था। कुव्वत अल इस्लाम दिल्ली में ही एक मस्जिद है, उसको बनवाना स्टार्ट किया। और 2.5 दिन का झोपड़ा, एक गुफा को काट करके, एक केव को काट करके एक मोन्यूमेंट बनवाया गया जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। यह इन्होंने बनवाया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बेस्ट क्वालिटी यह थी कि वह बहुत ही एक्सीलेंट हॉर्स राइडर थे। घुड़सवारी करना उनको बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने बहुत सारे वॉर गौरी के लिए लड़े, जीते। इसके बाद क्या होता है, फाइनली यह देखने को मिलता है कि जब इन्होंने दिल्ली, अजमेर जैसे रीजन को जब इन्होंने जीत लिया, जितने भी राजपूत राजा के जो विरोध हो रहे थे सबको इन्होंने दबा दिया। फाइनली 1206 में यह अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देते हैं। गौरी का डेथ हो चुका था, अपने आप को इन्होंने इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक गेम खेल रहे थे, पोलो एक गेम खेल रहे थे। गेम खेलते खेलते में इनका डेथ हो जाता है 1210 पीरियड में। तो अभी तक की कहानी, कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी हमने कंप्लीट कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सेकेंड नंबर पे जब 1210 का टाइम पीरियड हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं इल्तुतमिश से, जो 1210 से 1236 तक रूल करते हैं। 1236 तक इन्होंने रूल किया था 1210 से। अब इनकी कहानी क्या रही है, इनकी कहानी को हम समझते हैं। बात करते हैं इनके अर्ली लाइफ की। तो इनका भी बॉर्न सेंट्रल एशिया में टर्किश फैमिली में हुआ। इनको भी बचपन में ही एक स्लेव के तरीके से बेच दिया गया, बार बार इनको बेचा जा रहा था। इनको कुतुबुद्दीन ऐबक इनको खरीद लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इनको खरीद लिए और इनके टैलेंट को देखते हैं, समझते हैं। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश ही कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी कर लेते हैं। अब इनकी कुछ कहानी कि अब पावर में कैसे आ रहे थे। तो सबसे पहले जब देखने को मिलता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ होता है तो उसके बाद में एक दिल्ली पे बैठने वाले जो सुल्तान बने वो आराम शाह बन गए। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के लड़के, लेकिन यह सही से काम नहीं कर रहे थे, लोगों में नाराज़गी था। एक तरफ इल्तुतमिश उनकी बेटी से विवाह कर चुके हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई थी। तो जो दिल्ली के जो नॉबल्स थे, जो बहुत सारे जो टॉप प्रायोरिटीज़ पे जो इस्लामिक रूलर्स के जो लोग थे, वह लोग अनहैप्पी हो गए थे आराम शाह से। अब आराम शाह से जब वो अनहैप्पी हो गए तो वह चाह रहे थे कि आराम शाह को हटाया जाए। इसी के लिए वह लोग इल्तुतमिश को इनवाइट करते हैं। इल्तुतमिश को इनवाइट किया गया 1211 के टाइम पीरियड पे। ये जो इल्तुतमिश थे उन्होंने फाइट किया आराम शाह से और ये जीत जाते हैं और फाइनली इल्तुतमिश 1211 में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये रूल कर रहे थे तब इनके पास में कुछ चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस आपको याद रखना है। जैसे चैलेंजेस क्या था, या जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही कुछ अपॉइंटेड गवर्नर थे, जैसे यलदौज या यलदीज करके बोलते हैं, यह पंजाब को देख रहे थे। कुबाचा करके एक पर्सन थे जो सिंध को देख रहे थे। राजपूतों का विद्रोह चल ही रहा था, मंगोल के जो थ्रेट्स थे वो सब चल ही रहे थे। अब
हमारे ये जो इल्तुतमिश थे, यह एक एक चैलेंजेस को एक एक वन बाय वन सबको क्या करते हैं, डिफीट करते हैं और खुद राजा बन जाते हैं। राजा बने, रूल करना स्टार्ट किया, 1211 से रूल करना स्टार्ट किया इन्होंने। अब इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। इन्होंने इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया। इक्ता सिस्टम की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको डिटेलिंग के साथ हम लोग बात करेंगे। इक्ता सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने क्या कर दिया, क्रिएटेड चालीसा, ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल पीपल, 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जो टर्किश थे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी उनको दिया गया। कोई भी जो डिसीजन लिया जाते थे, इन लोगों के तरीके से डिसीजन लिए जाते थे। इल्तुतमिश ने कुछ कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, जैसे टांका बोलते हैं, सिल्वर कॉइन था जिसको टांका करके बोलते हैं, और जीतल जो कॉपर कॉइन था उसको उन्होंने जीतल बोला। अब इम्पोर्टेंस इनका यह रहा कि द रियल कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब सही तरीके से जो पावर का यूज करने वाले थे कि उन्होंने वो इल्तुतमिश थे। कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट किया था, लेकिन सही तरीके से मैनेज करना वह इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। इल्तुतमिश के बाद 1236 का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। पावर आ जाता है राजिया सुल्तान के पास में। अब राजिया सुल्तान के पास पावर आया। राजिया इस तरीके से इतनी ब्रेव थी, जितने कोई मेल जैसे फाइट करते हैं वैसे ही फीमेल होकर यह फाइट कर रही थी। इनके अर्ली लाइफ से लेकर इनके पावर और इनके डेथ तक की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, एजुकेटेड थी और करेजियस फ्रॉम चाइल्डहुड, बहुत बहादुर थी। ट्रेंड इनको एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने ट्रेनिंग लिया, मिलिट्री में इन्होंने ट्रेनिंग लिया, इन्होंने गवर्नेंस में ट्रेनिंग लिया, मतलब सारे काम ये बखूबी करते जा रही थी। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगती हैं क्योंकि इनके पास टैलेंट आ गया था। इसके बाद देखने को मिलता है जब इल्तुतमिश का जब डेथ हुआ तो इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को एक सुल्तान बनाया गया। यह उतने कैपेबल नहीं थे, ये सही तरीके से अपने एम्पायर को मैनेज नहीं कर रहे थे, बस केयरलेस कर रहे थे, तो अपने पावर का मिसयूज कर रहे थे। आराम करना इनकी ज़िंदगी का पार्ट बना हुआ था। तो पूरे राज्य में, दिल्ली में फिर से जो अलग अलग जो रूलर थे वो लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। रिबेलियन स्टार्ट हो गया। रेबेलियन स्टार्ट हुआ तो फिर क्या होता है कि सारे विद्रोह को दबा दिया जाता है और 1236 में राजिया सुल्तान बन जाती हैं। राजिया सुल्तान बनी थी, तो राजिया के सुल्तान बनने के बाद में यह देखने को मिला कि इन्होंने अपने किस तरीके से रूल किया। सबसे पहले इन्होंने रिफ्यूज कर दिया बिहाइंड ए वेल, जो रूल करेंगे वो वेल, पर्दे के पीछे से रूल नहीं करेंगे, अब पीरियड ओपनली इन द कोर्ट, सबके सामने आकर रूल करना इन्होंने स्टार्ट किया कि ऐसा नहीं रहेगा कि मेल पर्सन रहेंगे, मेल पर्सन के साथ पीछे हट जाएंगी और पर्दे के पीछे से या रूल करेंगी। सबके सामने आकर फ्रंट में होकर सबके सामने यह रूल करना स्टार्ट कर दी। रॉयल ड्रेस, जैसे राजा जो कपड़े पहनते थे वैसे ये ड्रेस पहनना स्टार्ट कर दी। पर्सनालिटी लीड आर्मी इन बैटल्स, हर एक जगह पे इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी जो आर्मी को लीड कर रही थी। बिलीव इन टैलेंट ओवर रेस एंड नोबिलिटी, यह बिलीव करती थी टैलेंट को, ना कि रेस और नोबिलिटी को। इस तरीके से बहुत टैलेंटेड थी, बहुत अच्छे से काम कर रही थी। अब इनको भी जैसे देखने को मिलता है जब यह रूल कर रही थी तभी टर्किश जो नोबल थे वह सेटिस्फाइड नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई मेल के जगह कोई फीमेल रूल करे। वह विमेन रूलर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो और राजिया ने एक और डिसीजन ले लिया, जैसे याकूत एक पर्सन थे, याकूत खान बोलते हैं। याकूत खान अब्बासियन थे, अब्बासी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनको एक ऑफिसर पोस्ट दे दिया गया, टर्किश को पोस्ट नहीं दिया गया, जिससे भी सारे जो नोबल्स थे वो सारे नोबल्स खफा हो गए, गुस्सा थे। अब इसी तरीके से देखने को मिलता है लोगों की नाराजगी याकूत से हो गई। अब फिर क्या देखने को मिलता है, रिवोल्ट। यहाँ पे जो अल्तुनिया एक गवर्नर थे, अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा रिबेल अगेंस्ट हर। अल्तुनिया एक भटिंडा के गवर्नर जिनका नाम अल्तुनिया था, वह विद्रोह कर देते हैं राजिया सुल्तान के अगेंस्ट में। राजिया के अगेंस्ट में वो विद्रोह कर दिए। उनको
जेल में डाल दिया गया राजिया सुल्तान को। बाद में राजिया उनसे ही विवाह कर लेती हैं और दोनों मिल करके अपने विरोधियों का दमन करने निकल जाते हैं। लेकिन सारे लोग मिल करके राजिया को मार डालते हैं। किसी को भी पसंद नहीं था कि राजिया उन पर रूल करे। राजिया के बाद जो पावर में आए वह आ गए बलबन। बलबन, गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। इनकी भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। इनकी अर्ली लाइफ में हमें यह देखने को मिलता है, सबसे पहले यह टर्किश फैमिली में इनका बॉर्न हुआ। इनको मंगोल्स ने इनको कैप्चर कर लिया था, इनको बेच दिया गया स्लेव के तरीके से, और इल्तुतमिश से इनको खरीद लेते हैं। इल्तुतमिश इनको खरीदते हैं। इसके बाद में यह क्या होते हैं कि जो इल्तुतमिश ने ही अपना एक ग्रुप ऑफ 40 पीपल बनाया था, चालीसा जिसको बोलते हैं, उसके यह इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाते हैं। अब इल्तुतमिश के बाद जब राजिया सुल्तान रूल कर रही थी तो फिर वीक रूलर आ गए। इल्तुतमिश के बाद में कुछ वीक रूलर आए, जैसे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद आए। बलबन उस टाइम पीरियड पे नायब ए मामलकत का उनको पोस्ट दिया गया। अब बलबन यहाँ पे पावर में आ गए। बलबन जब यहाँ पे पावर में आ गए थे, देखे कि वहाँ पे वीक रूलर हैं, वीक रूलर को इन्होंने हटा दिया और खुद पावर में आ गए। अब इसके बाद से देखने को मिलता है कि इन्होंने क्या किया, इनका बिलीव यह था, द सुल्तान, इन्होंने एक थियोरी दिया जिसको बोलते हैं थियोरी ऑफ किंगशिप। थियोरी ऑफ किंगशिप का मतलब कि जैसे जो सुल्तान है वह रिप्रेजेंटेटिव है गॉड के, भगवान के बाद जो लोगों पे रूल कर सकते हैं वह राजा रूल कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 टाइप की जो पॉलिसीज होती है वह पॉलिसीज, एक तो सिजदा पॉलिसी थी इनकी, बलबन की सिजदा पॉलिसी, और एक पाबोज पॉलिसी थी। ये दोनों पॉलिसीज को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। इस सिजदा में क्या देखने को मिलता है कि ज़मीन पर झुक करके राजा को सलाम करना होगा, और पाबोज में राजा के जो फीट है, फीट को टच करना होगा, किस करना होगा। यह उन्होंने सिजदा और पाबोज जैसी पॉलिसीज को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनकी एक पॉलिसी थी जो जिसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना, जो इनके डिसीजन को फॉलो नहीं करता उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे रहे थे। अब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे रहे थे, इसी तरीके से देखने को फाइनली मिल जाता है कि इनका एक सन था जिसका नाम मोहम्मद था। मोहम्मद से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मंगोल्स अटैक में उसका डेथ हो जाता है। उसी शोक की वजह से इनका भी कुछ टाइम के बाद में 1287 में डेथ हो गया। और इनके बाद से फिर से इनएफिशिएंट रूलर आ गए, तो फाइनली पावर आ जाता है, वह खलजी डायनेस्टी के पास में पावर आ गया। तो इन्होंने बहुत सही तरीके से रूल करना स्टार्ट किया था। इल्तुतमिश की जो पॉलिसी बनाई गई थी, चालीसा वाली जो पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें 40 लोगों के पास ज़्यादा पावर था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। और यहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट मी।